अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ क्लिक मिर्ज़ा, योर होस्ट एंड यू आर वाचिंग क्लिक मिर्ज़ा ऑफिशियल। ओके, सो आज हम इंशाल्लाह कवर करेंगे मॉड्यूल 132 से ऑनवर्ड। कोशिश मैं करूँगा कि 5-6 चैप्टर जो हैं आपके इसी एक वीडियो में कवर हो जाएं। थोड़ा सा खुश्क टॉपिक है ये वाला, जो कि हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं इसमें हमें क्या क्या डेफिनेशंस और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम इंशाल्लाह बताएंगे। बच्चे पूछते हैं ज़्यादा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं इसमें। तो मैंने अभी तक जितनी भी वीडियोज़ अपलोड की हैं, चाहे वो नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उनकी हैं या जो इससे पहले मॉड्यूल 132 से पहले जो मैंने अपलोड की हैं फाइनल टर्म के अंदर अंदर, अब वो सारी ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको शायद पहले भी वीडियो में किसी बताया था कि लास्ट टाइम भी 99% लोगों के जो पेपर्स थे वो मेरे इसी सारी वीडियोस में से आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही पास हुए थे अच्छे ग्रेड्स के साथ। तो आप लोग भी वो करें। कोशिश मैं कर रहा हूँ कि जो एक्स्ट्रा जैसे कि ये हम मॉड्यूल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, इनको भी मैं कॉन्सेप्ट इनके क्लियर कर दूँ आपको। और मुझे बताइएगा आप लोग लाजमी कि क्विज़ वगैरह हैं आप लोगों के। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि क्विज़ आप कहते हैं कि पढ़ा नहीं है तो क्विज़ कैसे होंगे, तो इस तरह के इश्यूज़ हैं। तो देखें, कभी भी क्विज़ पढ़ के नहीं होते। अगर पढ़ा है तो बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, पढ़ना चाहिए। लेकिन पर्सनली मैं आपको कहूँ तो सिर्फ टाइम वेस्ट है मेरे ख्याल से। आपको एक माह में या 40 दिन या 20 दिन जितने भी होते हैं सिर्फ उन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए जिनसे पेपर आता है, ठीक है। अब क्विज़ कैसे करने हैं उसकी भी ना एक ट्रिक होती है, एक तरीक़ाकार होता है कि जिससे आपके नंबर्स भी आ जाते हैं और आपने पढ़ा भी नहीं होता, ठीक है। अगर तो आप लोग वो इंटरेस्टेड हुए, इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको वो सिखाऊंगा कि कैसे करना कैसे नहीं करना, ठीक है। और दूसरा ये है कि हम लोगों ने ना अपने इंस्टीट्यूट में रेगुलर क्लासेस शुरू की हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, CS 101 के, CS 201 के। तो जो जो इंटरेस्टेड है वो मुझे मैसेज कर सकता है, पूछ सकता है डिटेल वगैरह, इनके से अगर आप रेगुलर पढ़ना चाह रहे हैं। दूसरा ये है कि हम लोग ने यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट में जो कि रजिस्टर्ड इदारा है हमारा, तो शॉर्ट कोर्सेज़ हम करवा रहे हैं। वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का जो बैच 2 है वो स्टार्ट होगा मंडे से। तो जो जो इंटरेस्टेड हो उसकी डिटेल अगर चाहिए हो किसी भी किस्म की, उसमें हम एक्स्ट्रा आपको ये दे रहे हैं कि हमने 4 to 5 कोर्सेज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हम करवा रहे हैं जो जो इस बैच में अब एडमिशन लेगा। तो चलें अब जल्दी से जो है इसको कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग के पास टॉपिक है जी मेथडोलॉजीज़। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो मेथडोलॉजीज़ इस्तेमाल की जाती हैं जिनमें हम लोग एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, उसमें सबसे मशहूर है जी वाटरफॉल मॉडल। अब वाटरफॉल मॉडल क्या है? कहते हैं कि ये एक एनालॉजी है टू द फैक्ट दैट द डेवलपमेंट प्रोसेस वाज अलाउड टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। कि भाई वाटरफॉल मॉडल को हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं कि इसमें एक ऐसी एनालॉजी है, एक ऐसा सिस्टम जो है फॉलो किया जाता है जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, उसको वन डायरेक्शन में फ़्लो देता है। आपने सिर्फ इसमें से इतना ही याद करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, कि वाटरफॉल में क्या होता है, इसमें वन डायरेक्शन सिर्फ फ़्लो होता है। इसके अलावा इसका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको याद कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी इंक्रीमेंटल मॉडल। मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारा सारा जो पैराग्राफ है क्या लिखा हुआ है इसमें। कहते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल है जिसमें हम लोग ना बिल्कुल थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। यानी जिस तरह आप समझ लें कि पहले एक बेटा वर्जन हम सॉफ्टवेयर बनाया। बेटा वर्जन कहते हैं उस सॉफ्टवेयर को जो कि कंप्लीट नहीं होता, यानी होता सॉफ्टवेयर ही है लेकिन इनकम्प्लीट होता है। यानी चीज़ें थोड़ी डालेंगे, हर एक ऑप्शन में थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं, यानी सॉफ्टवेयर बन जाता है लेकिन थोड़ी चीज़ों के साथ, इनकम्प्लीट चीज़ों के साथ। फिर उसमें इंक्रीमेंट्स किए जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं, हम लोग अक्सर देखते हैं ना हमारे मोबाइल में अपडेट्स आ जाती हैं कि भाई सॉफ्टवेयर को अपडेट करो, इस सॉफ्टवेयर को अपडेट करो। अगर हम नहीं करते तो खुद ब खुद अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, वहाँ पर इंक्रीमेंटल मॉडल लगा होता है कि एक सॉफ्टवेयर बनाकर आपको दे दिया कि भाई आप इस्तेमाल तो करो ना। अब आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ना उन्होंने कहा कि ठीक है ये चीज़ हमारी हो गई, तो अब इस सॉफ्टवेयर में कुछ चीज़ें मज़ीद ऐड करनी चाहिए, मज़ीद फ़ीचर्स इसमें ऐड करने चाहिए। आप में से जो आईफोन यूज़र्स हैं उनको इसकी पहचान अच्छे से होगी कि जब भी अपडेट आती है तो कुछ न्यू फीचर्स ऐड कर दी जाते हैं, ठीक है। तो वो फिर उसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर वो कंपैटिबिलिटी आपकी सूट करती है तो इंक्रीमेंटल मॉडल जनाब सिर्फ इतना ही है कि इसमें इनकम्प्लीट तो है आपको सॉफ्टवेयर दिया जाता है जो मुकम्मल नहीं हुआ होता, दैन उसमें स्लोली अपडेट्स दे देकर तो उसको कंप्लीट किया जाता है। आगे आता है जी इटरेटिव मॉडल। इटरेटिव मॉडल और इंक्रीमेंटल मॉडल जो है ना वो दो हैं। ऑब्वियसली इनमें कोई ना कोई फ़र्क है कहीं ना कहीं। क्या है वो देखते हैं। लिखा है जी द इटरेटिव मॉडल इज़ अ पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन
ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो लाइफ साइकिल है ना, लाइफ साइकिल से मुराद है वो जो 4 फेज़ थे, यानी कि वो जो एनालिसिस, रिक्वायरमेंट्स, टेस्टिंग, डिज़ाइनिंग, ये सब चीज़ें थी ना, इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, कहते हैं हम उसमें हर एक फ़ेज़ में पर्टिकुलरली डेवलपमेंट या इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, हर एक फ़ेज़ में जाकर। तो उसको देखते हैं कि भाई इसमें क्या है, इसको दोबारा से बनाना पड़ेगा या यही ठीक है। लिखा है डैट फोकसेस ऑन इनिशियल कहते हैं बिल्कुल ही पहला हिस्सा जो होता है, बिल्कुल पहला हिस्सा, उसको कहते हैं इनिशियल सिंप्लीफाइड इम्प्लीमेंटेशन, विच देन प्रोग्रेसिवली गेन्स मोर कम्प्लेक्सिटी एंड अ ब्रॉडर फीचर सेट until द फाइनल सिस्टम इज़ complete। अब इन सारी बातों का मतलब क्या है? जैसे कि अभी हमने इंक्रीमेंटल में देखा कि उसमें यही सब बातें होती हैं, यहाँ पे भी वही चीज़ें, लेकिन क्या है कि ये हर एक चीज़ में एक एक करके जाता है, पर्टिकुलरली जाता है। यानी अगर उसको ज़रूरत पड़ी कि वो डिज़ाइन फ़ेज़ में चेंजेस करे तो सिर्फ डिज़ाइन फ़ेज़ में ही वो जाएगा। अगर उसको ज़रूरत पड़ी कि वो मेंटेनेंस फ़ेज़ में जाएगा तो उसको सिर्फ मेंटेनेंस फ़ेज़ में ही अपडेट करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इंक्रीमेंटल में क्या था कि वो सारी चीज़ों पे करता था, थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ों पे करता था। लेकिन इसमें क्या होता है, इंडिविजुअली एक एक चीज़ को वो देखते हैं, और जैसे जैसे वो प्रोग्राम चेंज करते जाते हैं, अपडेट करते जाते हैं, उसमें कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। कम्प्लेक्सिटी का मतलब इसमें ये नहीं कि मुश्किल नहीं, बल्कि इसमें मतलब ये है कि जब कोड पहले आपका 5 लाइन्स का था, अब वो हो गया 500 लाइन का, तो कॉम्प्लेक्स ही हो गया ना, मुश्किल हो गया। हालांकि लिखा ठीक है, लेकिन क्या है कि वो ज़्यादा लाइन्स हो गई, दैट्स इट। और ये सिस्टम कंप्लीट कब होता है कि जब सारे का सारा सिस्टम, यानी कि वो जो एक रिक्वायरमेंट थी क्लाइंट की, जब तक मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक इसके ऊपर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते रहते हैं। तो ये भाई यहाँ तक कुछ मॉडल्स थे हमारे पास, होपफुली ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट नाम हमारे पास ना एक एब्रीविएशन है, RUP इसको कहते हैं, और इसका फुल नेम जो फॉर्म है वो ये है रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस। इसके अलावा आपने इसको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी, इसको रहने दें। ठीक है, यहाँ पर आ जाए जनाब, प्रोटोटाइपिंग की बात हो रही है, इसमें फिर एवोल्यूशनरी आ जाती है, थ्रो अवे आ जाती है, रैपिड आ जाती है। बड़ा बोरिंग सा टॉपिक है, लेकिन है क्या करें, करना तो है। तो मैं आपको पहले समझा दूं कि भाई प्रोटोटाइपिंग कहते हैं किसको हैं। तो प्रोटोटाइप कहते हैं किसी भी चीज़ का रेफरेंस आपको दे देना, हवाला दे देना। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि यार मुझे ना एक सॉफ्टवेयर बना कर दो, आप कहते हो कि भाई 10 दिन लगेंगे। मैं कहा ठीक है, अब बनाई। तो 5 दिनों के बाद आप लोग जो है, मैं आपसे मिलता हूँ और कहता हूँ यार मुझे दिखाओ तो सही कि कितना काम कर लिया है। लोग करते हैं ना ऐसा। तो आप जो मुझे उसका स्केच दिखाओगे कि सर ये देखें इतना इतना हमने काम कर लिया है, तो वो बेसिकली आप मुझे प्रोटोटाइप दिखा रहे हो, कंप्लीट नहीं है। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसको नाम दोगे सॉफ्टवेयर का, कि ये सर आपका प्रोजेक्ट है, ये आपका सॉफ्टवेयर है। लेकिन जब वो इनकम्प्लीट है, मुकम्मल बना ही नहीं, कुछ हिस्सा उसका बना है, तो उसको हम क्या नाम देंगे, प्रोटोटाइप। ओके, अब देखते हैं। देखें प्रोटोटाइपिंग क्या है, इन विच इनकम्प्लीट वर्जन्स ऑफ अ प्रपोज सिस्टम कॉल्ड प्रोटोटाइप्स। यानी ऐसे प्रोटोटाइपिंग उनको कहते हैं जिनमें हम लोग इनकम्प्लीट वर्जन्स को दिखाते हैं, यानी कंप्लीट सॉफ्टवेयर को नहीं, इनकम्प्लीट सॉफ्टवेयर को हम बताते हैं कि भाई अभी मुकम्मल नहीं बना, इतना हिस्सा है, आप इसको इस्तेमाल करें, तो उसको हम कहते हैं प्रोटोटाइप्स। अब आगे क्या है, एवोल्यूशनरी कहते हैं इन केस ऑफ द इंक्रीमेंटल मॉडल दीज प्रोटोटाइप्स इवॉल्व इनटू द कंप्लीट फाइनल सिस्टम, अ प्रोसेस नाउन एज एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप। कहते हैं ये जो इनकम्प्लीट वर्जन है ना, जब ये कंप्लीट हो जाता है, फाइनल कर दिया जाता है डिज़ाइन के भाई अब सारा रेडी है, तो फिर उसको हम कहते हैं कि ये क्या बन गया है, एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप। नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, दी प्रोटोटाइप्स मे बी डिस्कार्डेड इन फेवर ऑफ अ फ्रेश इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फाइनल डिज़ाइन। दिस इज अप्रोच इज़ नोन एज थ्रो अवे प्रोटोटाइप। थ्रो अवे को हम जानते हैं कि फेंक देना। तो यहाँ का मतलब इनका ये होगा कि जो आपने अभी तक डिज़ाइन बनाया है वो पसंद नहीं आया, वो उसको फारिग कर देगा, भाई आप रिजेक्टेड हो, डिस्कार्ड, ख़त्म। ठीक है, तो उस डिज़ाइन को ख़त्म करके न्यू इम्प्लीमेंटेशन उस पर की जाती है, भाई दोबारा से बनाओ। तो इस अप्रोच को कहते हैं थ्रो अवे प्रोटोटाइप। आगे आती है रैपिड,
और आप सारे ही जानते हैं कि रैपिड का मतलब होता है फ़ौरन से, जल्दी से, ठीक है ना। तो कहते हैं कि रैपिड प्रोटोटाइपिंग इन विच अ सिंपल एग्जांपल ऑफ प्रपोज सिस्टम इज़ क्विकली कंस्ट्रक्टेड इन अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें हम क्या करते हैं कि जब हमसे कोई कस्टमर डिमांड करे कि नहीं भाई मुझे अर्जेंटली चाहिए, 10 दिनों में नहीं, मुझे आप 6 दिनों में बना कर दो, तो उसमें क्या किया जाता है कि उनको एक सैंपल बना कर दिया जाता है कि भाई आप इसको फ़िलहाल यूज़ करें। तो उसको हम कहते हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग, जो हमें जल्द से जल्द मिल जाता है। आगे हमारे पास एक टॉपिक है जनाब ओपन सोर्स डेवलपमेंट। इसको मैं अगर समझाऊँ आपको तो आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान रहेगा। हम लोग ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं। तो इसमें काली लाइनक्स है, उसके अलावा PHP आ जाती है, MySQL आ जाता है, ये सब चीज़ें। तो हम लोग क्या करते हैं कि इन लैंग्वेजेस को इंटरनेट से करते हैं डाउनलोड, और हमसे इंटरनेट इसके कोई पैसे चार्ज नहीं करता। इट मीन्स कि ये ओपन सोर्स है। तो ओपन सोर्स डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर ये होगा कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो बनाने जा रहे हैं वो आपसे कोई पैसे नहीं कंपनी मांग रही, बल्कि आप उसके टूल्स को, उसके फंक्शंस को, उसके फीचर्स को इंटरनेट से, उनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हैं और उसको अपने इस्तेमाल में लेकर आ रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे ओपन सोर्स डेवलपमेंट। आगे आया था जनाब एजाइल मेथड्स, ठीक है। कहते हैं कि एजाइल मेथड ईच ऑफ विच proposes अर्ली एंड क्विक implementation on the incremental basis, responsiveness to changing requirements, and a reduced emphasis on rigorous requirements analysis design वगैरह वगैरह जो भी लिखा हुआ है इसमें। सिंपली ये है एजाइल मेथड ऐसा मेथड होता है जनाब, अगर मैं बताऊँ कि जो आपके सारे मॉडल्स जैसे इंक्रीमेंटल है, वाटरफॉल है, या दूसरा दूसरा जितने भी हैं, उन सबको इकट्ठा करके उनकी बेस्ट चीज़ें, वर्किंग बेस्ट जो हैं, वो अपने अंदर रख लेते हैं। फिर वो क्या करता है कि अगर हम एजाइल मेथड के ज़रिए अपने किसी सॉफ्टवेयर को चेक करेंगे, उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, अगर हम उसे कोई काम लेना चाहेंगे तो आपको फ़ौरन से करके दे देगा। तो इसको कहते हैं एजाइल मेथड। उसकी अगर एग्जांपल आपसे कोई पूछे तो आप कह दीजिएगा भाई एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग उसकी एग्जांपल है, अदरवाइज ये पेपर में नहीं आता, ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, फजूल है। हाँ, आगे हमारे पास जनाब यहाँ पर आते हैं मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स का मतलब होता है कि हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ सारी बातें। एक सॉफ्टवेयर बनाना है, काफ़ी लेंथी है। आप ना उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दोगे कि भाई हम पहले ये चीज़ बनाएंगे, फिर ये चीज़ बनाएंगे, फिर ये चीज़ बनाएंगे, और हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपने छोटे छोटे पीसेस बनाए हैं इनको हम कहते हैं मॉड्यूल्स। कि हमारा सॉफ्टवेयर जो हमने डिवाइड कर लेना है मुख्तलिफ़ पीसीज में, ताकि उसको आसानी से मैनेज किया जा सके, बनाया जा सके, उसको हम लोग नाम देते हैं मॉड्यूल्स का। ठीक हो गया, समझ आ गई इस चीज़ की आप लोगों को। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, स्ट्रक्चर चार्ट। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है ये चीज़। यहाँ पर अगर आपको पेपर में पूछा था कि भाई हमें ना एक सिंपल स्ट्रक्चर चार्ट बना दो, तो आपने यही वाली एग्जांपल उसमें करनी है, ठीक है। तो इसमें ना थोड़ा टाइम लग जाएगा डायग्राम ड्रॉ करने में, वर्ड में बनाकर उसको आपस में ग्रुपिंग करने में। तो इसको आपने किस तरीके से करना है, अगर चले मैं आपको ऐसा करता हूँ कि समझा देता हूँ जल्दी से, छोटी एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। पेपर में ना इस तरह लिखना है आपने। आप जल्दी से इंसर्ट में आइएगा, पेपर में ये अलाउ होता है सॉफ्टवेयर, आप इसको ओपन कर लीजिएगा। शेप में आकर तो बॉक्स ले लीजिएगा। अब बॉक्स एक ले लें, ठीक है। इसी तरीके से हम एक और बॉक्स ले लेते हैं, और इसी तरीके से हम एक और बॉक्स ले लेते हैं। फ़र्ज़ करेंगे हमारे टोटल बॉक्सेस हैं। अब यहाँ से एरो ले लें, एक एरो इधर आ गया, और दूसरा एरो भी हम जनाब यहाँ पे बना लेते हैं, ये लें जनाब, ठीक है। अब इसमें लिखना कैसे है, लिखने का आसान तरीका ये होता है कि आप सिर्फ उस पर क्लिक करें और उस पर कुछ भी लिख लें। जैसे हम लिखते हैं जी वर्चुअल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे लिख लेते हैं जी BSIT, यहाँ पे लिख लेते हैं जी हम लोग BS मैथ्स। ठीक हो गया। अब मसला ये है कि डायग्राम तो बन गई। फ़र्ज़ करेंगे आपने क्या बनाया, स्ट्रक्चर चार्ट बना लिया, ये जो आपका बना हुआ है, ठीक है। अब आपने इसको उठाकर तो अपने उस क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन शीट पे पेस्ट करना है। तो उसका गलती ये लोग करते हैं कि इसको जब उठाते हैं तो ये आधा उठाया जाता है, सारा नहीं उठाया जाता। वो कैसे करना है, आप पहली बार डायग्राम को क्लिक करें, कंट्रोल दबा के रखें,
फिर जितनी भी शेप्स आपने ली हैं सबको सिलेक्ट करना है। ये देखिए मैं ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो अभी साइज़ का प्लस का निशान आ गया, मैं क्लिक कर रहा हूँ सिलेक्ट हो गया, प्लस का निशान आ गया, क्लिक कर रहा हूँ सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे प्लस का निशान आ गया, सिलेक्ट सिलेक्ट। जब सारे सिलेक्ट हो जाएंगे तो किसी भी शेप की बॉर्डर पे या लाइन पे आकर राइट क्लिक करें, वहाँ पे लिखा होगा ग्रुप, इसको आपने कर देना है ग्रुप। तो जब ग्रुप करेंगे ना फिर ये एक तस्वीर बन जाएगी, फिर आप सारे के सारे को एक टाइम पे हिला सकते हैं, मूव कर सकते हैं। देन आपको पता है कि वहाँ पर राइट क्लिक अलाउ नहीं होता पेपर में, आपने शॉर्टकट की यूज़ करनी है कॉपी पेस्ट के लिए। उसकी क्या शॉर्टकट की है, कंट्रोल सी से हम करेंगे कॉपी, और जहाँ पे अब जैसे आप फ़र्ज़ करेंगे आपने ना, मैं न्यू पेज लेता हूँ, ये आपका वो क्वेश्चन पेपर आ गया एलएमएस का वो जो है पेपर में, यहाँ पे पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी से हम पेस्ट कर लेंगे इसको, तो आपका जो आंसर है वो सेव हो जाएगा। तो ये जनाब चीज़ें बहुत ज़रूरी थी जो कि वहाँ पे आपको कोई बताने वाला नहीं है, लेकिन आपको हमने बता दिया, तो इसको अब आपने याद करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, अगर मुझे बताइएगा कि आपने इसको कैसे किया। नेक्स्ट आता है कपलिंग। कपलिंग कहते हैं, जैसे आप सब जानते हैं कपल दो बंदों को या दो चीज़ों को कहते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं, उनको हम कहते हैं कपलिंग। यहाँ पे कहते हैं कि कपलिंग की क्या डेफिनेशन है, हम इसको नेट से लेंगे। कपलिंग डेफिनेशन इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑब्वियसली लिखा है, इसको लिखिएगा साथ साथ कि कपलिंग इज़ द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स, डेट्स इट। यानी जो हमने मॉड्यूल बनाए हैं, दो मॉड्यूल जो बने होते हैं उनके दरमियान में जो ताल्लुक़ है, जो रिलेशन है, जो आपस में चीज़ें वो शेयर कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं कपलिंग। तो इसको आप लोग इतना ही याद करिएगा, अगर पेपर में आता है 2 नंबर का सवाल तो इसको आपने ऐसे लिखना है। मोस्टली पेपर में कैसा आता है कि कपलिंग एंड कोहेरेंस के बारे में बता दे, ठीक है, तो मैं आपको इंशाल्लाह कोहेरेंस का भी टॉपिक आगे आता है तो उसके बारे में मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ओके, नेक्स्ट है जी इंटरमोड्यूल कपलिंग। यहाँ पर लिखा है टू मिनिमाइज द लिंकेज बिटवीन मॉड्यूल इज़ नोन एज इंटरमोड्यूल कपलिंग। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई है जनाब इंटरमोड्यूल कपलिंग की, क्या है, टू मिनिमाइज द लिंकेज बिटवीन मॉड्यूल्स इज़ कॉल्ड इंटरमीडिएट इंटरमोड्यूल कपलिंग। तो इसको आपने जो है जनाब इसकी डेफिनेशन को लिख लें अभी आप लोग। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है जी कंट्रोल कपलिंग। इसमें क्या है, विच अकर्स व्हेन अ मॉड्यूल passes control of execution to another as in a function call। तो इसको हम कहते हैं कंट्रोल कपलिंग। इसकी डेफिनेशन फिलहाल मैं आपको लिखवा रहा हूँ, इसको आप लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि कंट्रोल कपलिंग ऐसा कपल है जिसमें एक मॉडल अपना कंट्रोल जो है, अपना जो फंक्शनैलिटी जो है वो अपने से जुड़े हुए दूसरे कपल को दे देता है, इसको हम कहते हैं कंट्रोल कपलिंग। ये डायग्राम आपने नहीं करनी। आगे आता है डेटा कपलिंग। डेटा कपलिंग हमें बता रहा है कि भाई ऐसा ऐसा कपल जिसमें डेटा आपस में शेयर हो रहा होता है, जुड़ा होता है, इसको हम लोग कहते हैं डेटा कपलिंग। पढ़ लेते हैं, विच रेफर्स टू द शेयरिंग ऑफ डेटा बिटवीन मॉड्यूल्स। बस इतना सा आपने करना है, ज़्यादा डिटेल में तो जाना ही नहीं है आपने। इसको हाईलाइट मैंने किया है, इसकी डेफिनेशन है, इसको आप लोग अपने पास लिख लें, नोट डाउन कर लें। तो ग्लोबल डेटा, हाँ चलिए मैं ग्लोबल डेटा के बारे में बता देता हूँ क्या होता है। देखिए दो चीज़ें होती हैं, मैंने प्रोग्रामिंग में भी आपको चीज़ सिखाई थी कि लोकल एंड ग्लोबल में क्या फ़र्क है। लोकल डेटा ऐसा डेटा होता है जो एक लिमिट के अंदर होता है, सिर्फ इस बातों को याद रखें, डिटेल में ना जाएं बेशक, कि लोकल डेटा कौन सा होता है जो एक लिमिट के अंदर ही इस्तेमाल किया जा सकता है, उस लिमिट से बाहर कोई भी चीज़ उसको इस्तेमाल, उस डेटा को इस्तेमाल नहीं कर सकती। लेकिन ग्लोबल डेटा इतना बेहतरीन डेटा होता है कि जिसको आप किसी भी हिस्से पे इस्तेमाल कर लें, एक ही डेटा को किसी भी जगह पर किसी भी मुख्तलिफ फंक्शन में इस्तेमाल कर लें। एग्जांपल दे देता हूँ, एक हमने बनाया वेरिएबल एक फंक्शन के अंदर, तो वो वेरिएबल उस फंक्शन के अंदर अंदर ही इस्तेमाल हो सकता है, बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन एक वेरिएबल हमने बनाया किसी भी फंक्शन में नहीं बनाया, बल्कि बाहर हमने बना दिया, तो फिर अगर हमारे पीछे 50 फंक्शन भी होंगे ना, तो वो उस बाहर बने हुए वेरिएबल को इस्तेमाल कर लेंगे, तो उसको हम कहेंगे ग्लोबली इस्तेमाल होने वाला डेटा। ओके, नेक्स्ट है जी हमारे पास मॉड्यूल 136 कोहेजन। कोहेजन क्या चीज़ है जी, अभी देख लेते हैं। लिखा है जी कोहेजन रेफर्स टू द डिग्री
टू विच द एलिमेंट्स इनसाइड अ मॉड्यूल बिलोंग टुगेदर। तो ये चीज़ अभी अगर हम पढ़ें तो देखें बहुत आसान सी डेफिनेशन है जो हमारे सामने है। ओके तो यहाँ पर कोहेजन हमें ये बता रही है कि जो मॉड्यूल्स थे जुड़े हुए आपस में, जैसे हमने कपलिंग में पढ़ा था कि दो मॉड्यूल का आपस में जुड़ना कपल कहलाता है। अब इन मॉड्यूल्स के अंदर जो डेटा है, जो एलिमेंट्स हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं, उनका अगर आपस में कोई ताल्लुक़ है या उनका आपस में ताल्लुक़ हो तो वो क्या चीज़ कहलाती है, कोहेजन। तो कोहेजन को जनाब यहाँ तक ही आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। नीचे एक टॉपिक है जी कोहेजन एंड कपलिंग। तो कपलिंग का क्या काम है जी, कपलिंग एंड कोहेजन आर टर्म्स विच अकर टुगेदर वेरी फ्रिक्वेंटली। कपलिंग रेफर टू द इंटरडिपेंडेंसीज बिटवीन मॉड्यूल्स वाइल कोहेजन डिस्क्राइब हाउ रिलेटेड द फंक्शन विद इन अ सिंगल मॉड्यूल आर। तो ये जनाब इनकी दोनों की चीज़ें हैं जो कि पेपर में डेफिनेशन आ जाती होती हैं। मोस्टली मैंने देखा है आई हुई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप लोग लाजमी कर लीजिएगा। अदरवाइज़ ये वाली डेफिनेशन और जो मैंने पहले कपल की बताई है अगर वो ईजी लगती है तो इन दोनों को आप लिख आएंगे तो फिर भी कोई मसला आप लोगों के लिए नहीं होने वाला वहाँ पर। नेक्स्ट है जी लॉजिकल कोहेजन क्या होता है हमारे पास। ये हमारे पास दो चीज़ें होती हैं जनाब, मैं आपको बता दूं पहले कि एक होती है लॉजिकल, एक होती है फंक्शनल। लॉजिकल कोहेजन जो है ये वीक फॉर्म होती है कोहेजन की, और जो स्ट्रॉन्गर फॉर्म होती है कोहेजन की वो होती है फंक्शनल कोहेजन। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको एमसीक्यूज बेस भी आ सकते हैं कि भाई वीक फॉर्म कौन सी है लॉजिकल कोहेजन की, वो हमें बता दें। 4 ऑप्शन आ जाएंगे तो उसमें से आपने लॉजिकल कोहेजन को सेलेक्ट करना है। और स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म कौन सी है कोहेजन की, वो आप चारों फंक्शन इन चारों ऑप्शन में से फंक्शनल कोहेजन को इस्तेमाल चूज़ करेंगे, देन आपका जो है मामला सेट हो जाएगा सारा। अब यहाँ पर क्या है जी, चलिए इसकी डेफिनेशन नेट से देखते हैं, इन्होंने बेतुकी डिटेल दी हुई है। ओके यहाँ पर है जी लॉजिकल कोहेजन आर लॉजिकली कोहेसिव मॉड्यूल इज़ वन whose elements perform similar activities and in which the activities to be executed are chosen from outside the module। तो ये जनाब इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि लॉजिकली कोहेसिव मॉड्यूल एक ऐसा मॉड्यूल होता है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो उसके मॉड्यूल के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं ना, वो एक जैसे परफॉर्म कर रहे होते हैं। यानी अगर दो मॉड्यूल आपस में काम जुड़े हुए हैं ना, आपस में कपल हैं जुड़े हुए हैं, तो उनके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे की तरह ही काम कर रहे हैं, मिलते जुलते काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनसे काम जो लिया जा रहा है ना वो उन मॉड्यूल्स के आउटसाइड के बाहर वाली तरफ से लिया जा रहा है। ठीक हो गया, तो ये इसकी डेफिनेशन है, सिर्फ इस डेफिनेशन को याद रखें, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला। आगे हमारे पास क्या था, फंक्शनल था। फंक्शनल में देखते हैं कि क्या डिफरेंस है लॉजिकल से। कहा यह जाता है कि फंक्शनल जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। लिखा है फंक्शनल कोहेजन इज़ व्हेन पार्ट्स ऑफ मॉड्यूल्स आर ग्रुप्ड बिकॉज दे ऑल कंट्रीब्यूट टू अ सिंगल वेल डिफाइंड टास्क ऑफ द मॉड्यूल। आगे इसकी एग्जांपल लिखी हुई है। तो ये जनाब सिंपल से इसमें लॉजिकल एंड कोहेजन की डेफिनेशन है। सिर्फ आपने डेफिनेशन ही याद करनी है और कुछ भी याद नहीं करना। मेन इसका जो कॉन्सेप्ट वो ये था कि स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीक जो है वो कौन सा है, इसको आप लोगों ने जहन में रख लेना अपने। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इंफॉर्मेशन हाइडिंग हमें लफ्ज़ ही ये बता रहा है भाई कि हमें मालूमात छुपानी है। तो इसका कॉन्सेप्ट जो है ना ये ऊप की बुक से लिया गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंफॉर्मेशन हाइडिंग का बेसिकली कॉन्सेप्ट होता क्या है। देखिए हम लोग ना जब, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे कपलिंग की एंड कोहेरेंसेस की, तो इसमें ना एक ये सिंपल सी बात आती है कि हम कुछ इन्फॉर्मेशन को लोगों तक यानी हम अलाउ करना चाहते हैं कि दूसरे भी इस्तेमाल कर लें, लेकिन कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो कि हम नहीं चाहते कि कोई इसको इस्तेमाल करे या देखे। तो इसको हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन हाइडिंग। कि भाई जितनी, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, आपको फ़ौरन समझ आ जाएगा। आपने मुझसे पूछा मेरा नाम, मैंने अपना नाम भी बता दिया, अपनी एज भी बता दी, अपना फादर नेम भी बता दिया, अपना एड्रेस भी बता दिया। ठीक है, यानी आपको जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मैंने उससे ज़्यादा आपको दे दी। इट मीन्स कि इन्फॉर्मेशन हाइड नहीं है। इन्फॉर्मेशन हाइडिंग क्या है कि आपने मुझसे मेरा नंबर मांगा पहली मुलाकात में, तो मैंने साथ ही इन्फॉर्मेशन छुपा ली, भाई मैं आपको अपना नंबर क्यों दूं। ठीक है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप दिखाना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, एक्सेस नहीं देना चाहते, तो उस तरह की इन्फॉर्मेशन को हम कहेंगे इन्फॉर्मेशन हाइडिंग।